अर्शी दीदी क्या बना रही है गाइस, पता नहीं। दीदी क्या बना रही हो? पूरा वाटरमेलन वाली खुशबू आ रही है। ठीक है, मैं नहीं पीऊंगी, आप पियो। पागल ठीक है, तेने भी किया। मैं नहीं पीती, आप पियो, आपने बनाया वाटरमेलन। ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਟੂਡੇਜ਼ ਵਲੌਗ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ। आई होप ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ, कैंट होगे। तो मॉर्निंग हो चुकी है एंड मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आजकल ऐसे हो रहा है कि रात को बारिश हो जाती है, सुबह मौसम अच्छा हो जाता है। तो गाइज आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा डिफरेंट। हमने सोचा है कि अब थोड़े ना बीच बीच में अलग अलग चीजें भी दिया करेंगे, जैसे हॉल हो गया, कुछ अलग टॉपिक पे व्लॉग हो गया, थोड़ा मजा आता रहता है बीच में व्लॉग में। तो मैं कमेंट्स ही स्क्रॉल डाउन कर रही थी तो मुझे काफी सारे कमेंट्स पता थे वो आए हुए जब हमने पीएचडी का डिफेंस हुआ था। काफी नहीं मिला मुझे कवर करने का, तो मुझे लगा कि चलो आज उसी व्लॉग के रिलेटेड बात की जाए। स्टार्टिंग में जब आप कोई चीज स्टार्ट करते हो, स्पेशली पीएचडी, तो बहुत सारी टेंशन, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो मुझे लगा कि चलो यार शाम को उससे पहले अपने काम निपटा लें, उसके बाद क्या बन रहा है आज? ये पहली बार सब्जी बनेगी हमारी तोरी। आप खाते नहीं हो, मैं आपको गाइस मैं बोलूं, एक बार बनी थी कुछ 6 साल 5 साल पहले। 5 साल के बाद ये सब्जी बन रही है, तोरियां। अदरक का तड़का लगाना है, बीच में जीरा वगैरह डाल के, कसूरी मेथी वगैरह, टमाटर डाल के, टमाटर को बिल्कुल सुखाना है, इससे पानी निकलता है। टेस्टी होती है, लेकिन साढ़े घर कोई ज्यादा ना खाता नहीं है। बहुत ज्यादा। तो आज हमने सोचा कि चलो डिफरेंट सब्जी पे फिर से शुरू किया। दीदी पार चलाए एक नायका दा। कहती रहना, बोलो ना मैनू तंग करो। आहो क्यों नहीं छोड़ेगा, गेट पे बोलेगा चलो मैं रिप्लेस कर देता हूँ, वापस कर देता हूँ। दीदी क्या लेके आई हो? छुपा के क्यों ले जा रही है? गाइस भैया ने कितना ट्रस्ट किया अर्शी पे, कहती वाईफाई नहीं आ रहा। रेगुलर कस्टमर। हाँ यार मस्ती, तब से मस्ती में ही लगी हुई थी मैं, कभी मम्मा के साथ कभी अर्शी के साथ। लैपटॉप ऑन करें यार, क्या हो गया, आधे घंटे से स्टार्ट ही हो रहा है ऐसे घूम घूम के। मेरे ख्याल से ना अपडेट होने लगता है खुद ही। मीनवाइल मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कल पीएचडी के लगाए वो इस चीज के लिए गाइस। कोई मेरे को बोले ना कि मेरे को ये पूरी लिख दो वापस, मैं अपने हाथ खड़े कर दूंगी। ये वन टाइम हिम्मत होती है जो बंदा करता है। और जब मैं अपना देखती हूँ अंदर खुद टेबल्स, फिगर्स, क्योंकि सारी फिगर्स वगैरह खुद ही बनानी पड़ती हैं हर एक चीज, तो ऐसे लगता है यार ये सारा मैंने किया है, ये सारा मैंने लिखा हुआ है। फिर जो चीज इम्पॉसिबल लग रही होती है ना कि नहीं होगी, जब वो पब्लिश हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तब एक ना अलग ही वो तो मतलब खुशी महसूस होती है। एग्रिज्म नहीं, एकदम अपना यूनिक कंटेंट है, तो बड़ी यार ऐसे अलग लगता है कि यार वाकई यार कर दिया यार। मैं बोलूँ जब ये चीज होती है ना तो बड़ी अंदर से खुशी महसूस होती है। अब तेरे चक्कर में मैंने इतना बड़ा ज्ञान भी दे दिया, अभी भी तू 92% आई, कितनी दूर पे थी। चलो मैं रोज साफ करती हूँ, पता नहीं दूर कितों आती है। गाइस अभी बैठ के काम ही कर रही थी एंड लंच टाइम हो गया। आज बनी हुई है माँ चने की दाल, भिंडी हो रही है अंदर गर्म। थोड़ी सी जलेबी खाई जाए, मैंने ये लाई थी और अपने लिए रख दी थी। अर्शी के मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के। मुझे नहीं खानी। तो अभी शट डाउन कर रही हूँ, अभी आपको सीधा टाइम दिखाती हूँ। अरे 5:45, मतलब आज मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। 4-5 घंटे से लगातार काम कर रही हूँ। अर्शी दीदी ने इधर देखो क्या कर दिया है। दीदी लेटी हुई थोड़ी देर टुमरी मारती मारती आई। अभी पहले चाय चाहिए मेरे को, चाय पीऊंगी, थोड़ी नींद खोलूंगी, फिर हम करेंगे आज का व्लॉग कवर। आज का जो मतलब मेन कंटेंट है वो कवर। अभी मैं इधर लाइट आ गई थी। एक्चुअली पता क्या होता है, ट्राइपॉड वगैरह रिंग लाइट यहीं सेट की होती है। फिर मैं सोचती हूँ यहीं बैठ के बना लूँ, कौन नीचे जाएगा फिर से सेटअप करेगा। ये कौन है भाई? सबसे पहले तो तहे दिल से माफी जिन्होंने ये क्वेरीज की हुई थी मेरे को पीएचडी के रिलेटेड और मैं टाइम पे आंसर नहीं कर पाई। मैं क्या करूंगी कि एक क्वेश्चन पढ़ूंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में इसको रखा है ताकि कोई चीज स्किप ना हो जाए। ऐसे मैं आपको बोलती जाऊंगी, अपनी कहानी सुनाती जाऊंगी, हो सकता है कोई चीज रह जाए। बात पीएचडी वो लोग करते हैं जो पागल होते हैं। एमटेक हो जाए बहुत बड़ी बात है, पीएचडी की तरफ तो सोचना भी बेवकूफी है। दिस वाज माय स्टेटमेंट बिफोर स्टार्टिंग। जब मैं एमटेक कर रही थी तो मेरी ये स्टेटमेंट रहती थी, क्योंकि ऐसी चीजें दूसरों से भी सुनी हुई थी ना, ऐसी चीजें देखी हुई थी कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, इसलिए लगता था कि अगर पीएचडी में जाओगे तो पागल हो जाओगे। ऐसा नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सही बताऊं तो जब मैंने मतलब इंजीनियरिंग चूज की थी तो मेरे को कुछ नॉलेज नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी तो 10th और 12th के बच्चों को भी काफी ज्यादा ब्रॉड नॉलेज होती है कि किस चीज में जाना है, कब करना है, क्या। तो मैंने पहले बीटेक की है, वो की है मैंने जम्मू से ही, फिर उसके बाद मैंने एमटेक और पीएचडी की है। ये दोनों डिग्रीज मैंने एसएम वीडियो से की है एंड मीनवाइल मैंने इन बिटवीन 6 मंथ्स के लिए वहीं पे टीचिंग भी की है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। हम लेते हैं व्हाई आई हैव डन पीएचडी। मैंने पीएचडी क्यों की, तो बेसिकली ऐसा नहीं था कि मेरे को बड़ा ही घोर होता है ना कि इंटरेस्ट होता है रिसर्च में, बड़ा इंटरेस्ट था, तो मेरा ये रीजन नहीं था। बेसिकली पेरेंट्स ने पहले डिसाइड करके लिया था कि एमटेक तक तो करना ही करना। तो जब बीटेक कंप्लीट हुई उसके आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, बस एंट्रेंस दिया है एसएम वीडियो में, तो बाय चांस मेरे सिलेक्शन लिस्ट में
नाम था, तो मैंने यहाँ पे एमटेक ऑप्ट कर दी। पहले मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, एमबीबीएस में थोड़े मार्क्स कम थे तो वहां से रह गई, फिर मैंने इंजीनियरिंग फील्ड चूज की। बहुत लंबी स्टोरी, कभी सुननी होगी तो बता देना कमेंट सेक्शन में। कि मास्टर्स करूंगी तो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर एज एन मैं वर्क करूंगी। बट तब हुआ ये कि 2017 में मेरी एमटेक खत्म हुई थी जून जुलाई में ही। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक्चुअली पीएचडी का जो एग्जाम है, मेरे को ये नहीं पता हर एक यूनिवर्सिटी का हो सकता है अलग अलग क्राइटेरिया हो, लेकिन एसएम वीडियो में 2 बारी कंडक्ट होता है। एक बारी शायद जुलाई के अगस्त में होता है और दूसरा दिसंबर में होता है। हुआ कि अचानक मतलब मेरे को खबर आई, मतलब ऐसे खबर सुनी मैंने कहीं से कि 2021 से क्या होने जा रहा है कि पीएचडी जो है 2020 की 2021 कुछ ऐसे ही था, कंपलसरी होने वाली है अगर आपको टीचिंग करनी है। मेरे को ऐसा लगा कि यार एमटेक करके मैं कंट्रैक्चुअल लग जाऊंगी, बट परमानेंट तो मैं कभी नहीं हो पाऊंगी। मैं गैप डालूं इन बिटवीन, है ना, क्योंकि मैंने देखा था वहां पे बहुत मतलब थोड़े एज स्कॉलर्स भी थे जो पीएचडी कर रहे थे। तो मुझे लगा कि यार इन्होंने भी तो एमटेक की है, फिर बीच में 10 ईयर्स जॉब की है, फिर उसके बाद ये फिर पीएचडी करना है, तो कुछ ना कुछ शायद इसकी इंपॉर्टेंस आगे बढ़ने वाली है। मैंने एमटेक वाले गाइड से थोड़ा सा काउंसलिंग मतलब डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि पीएचडी कर लेनी चाहिए। तो मैंने फिर सोचा थोड़ा, मतलब जहां मेरा माइंड बिल्कुल पीएचडी के खिलाफ था वो थोड़ा सा हल्का सोचना स्टार्ट हुआ। लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, तो उसी 6 को मैं सोच रही थी, एंड मैंने शाम में एंड मोमेंट में पीएचडी के एंट्रेंस जो था एसएम वीडियो में उसका मैंने फॉर्म फिल किया। क्योंकि टाइम बहुत कम था, मैंने बहुत एक रैंडम डिसीजन लिया था बस, तो मुझे नहीं पता था उसका क्या सिलेबस है, क्या प्रिपेयर करना है। ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी थी, तो एंट्रेंस हुआ तो उसमें 1-2 नंबर से मैं रह गई थी। तो एसएम वीडियो में ना कंट्रैक्चुअल फैकल्टी की एडवर्टीजमेंट निकली, 6 मंथ्स का मतलब टेन्योर था। फिर प्रेपरेशन की, जो मतलब जॉब इंटरव्यू वगैरह होना था, तो फिर वहां जाके मैंने जॉब इंटरव्यू दिया एंड मेरा सिलेक्शन भी हो गया। एंड आई वाज लाइक बहुत ज्यादा खुश थी कि एटलीस्ट जैसे होता है ना बंदे को आगे पता नहीं होता अब मैं क्या करूंगी 5-6 मंथ्स, अब एक ट्रैक मिल गया था कि 6 मंथ्स अब मुझे यहाँ जॉब करनी है, पढ़ाना है और साथ साथ में पीएचडी की तैयारी करूंगी। तो सारा मैंने क्वालिफाई कर लिया, तो फिर मेरी एडमिशन हो गई थी पीएचडी में। रीजन था पीएचडी मैंने क्योंकि कभी तो करनी ही पड़ेगी, तो व्हाई नॉट अभी से जब हमारा लिंक है सब्जेक्ट्स के साथ। एलिजिबिलिटी एंड प्रोसीजर क्या रहता है टू गेट इनटू पीएचडी। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो यार वही है कि बीटेक, बैचलर्स, किसी में भी आपको करनी है सब्जेक्ट में, बैचलर्स, मास्टर्स, फिर उसके बाद मतलब पीएचडी आ। किस प्रोसीजर से गई थी एसएम वीडियो में, पहले हमारा रिटन एग्जाम हुआ था, ठीक है, वो जब क्वालिफाई हो गया उसके बाद हमारी एक पीपीटी हुई थी, लाइक प्रेजेंटेशन, तो वो हुई थी। फिर उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आई थी। यही रहता है कि पहले आपका रिटन होता है और फिर इंटरव्यू होता है। कहीं में रिटन नहीं होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू भी होता है। इन बिटवीन जब आप पीएचडी कर रहे होते हो तो क्या क्या मतलब हर एक ईयर में क्या क्या चीज रहती है। ईयर में बेसिकली सब्जेक्ट्स रहते हैं, हमारे 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमें भी 2 सब्जेक्ट्स थे। मेरे सब्जेक्ट से डीप लर्निंग था और एक रिसर्च मेथोडोलॉजी था। मतलब 6 महीने फर्स्ट सेमेस्टर में वही रहेगा है जो आपके सब्जेक्ट्स, उनका रिजल्ट निकलेगा, उसका कुछ होता है 2-3 महीने बाद फिर आपको रिसर्च प्रपोजल देना होता है कि आप क्या करने वाले हो पीएचडी में, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन सी चीजें यूज करो, एक रफ आइडिया देना होता है। फर्स्ट ईयर के बाद आपकी सही रिसर्च स्टार्ट होती है, सेकंड ईयर में आप लिटरेचर सर्वे करते हो। बिटवीन हर एक 6 महीने के बाद आपकी असेसमेंट होती है, यानी कि पीपीटी होती है। हर एक पर्टिकुलर रिसर्च स्कॉलर की कमेटी बनती है 4-4, 5-5 मेंबर्स की, जिसमें कि प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब हर एक स्टूडेंट की अलग से डीएसआरसी कंडक्ट होती है। हर 6 महीने के बाद आपको इवेल्युएट किया जाता है कि आपका काम कहाँ तक पहुंचा है। तो वो एटलीस्ट मेरी जो हुई थी वो 5 से 6 हुई थी पूरी पीएचडी में। जब आपकी वो चीज हो जाती है फिर उसके बाद जो आपका मेन जो होता है प्री पीएचडी और उसके बाद डिफेंस होता है। व्हेन विल यू कैन गिव फाइनल डिफेंस। आपको लगता है मेरा पूरा काम हो चुका है, मैंने थीसिस वगैरह लिख लिया है, या अब आपको लगता है कि अब मैं उस कंडीशन में हूं कि मैं अब थीसिस लिखना स्टार्ट करूंगी तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तब आप कराते हो प्री पीएचडी साइनॉप्सिस। पूरा जो पीएचडी का काम है वो शो करने वाले हो, एंड इसके बाद आप थीसिस अपना सबमिट कर दो, वो चला जाएगा इवैल्यूएशन के लिए। तो जो हमारा थीसिस है 2 इंडियन ऑथर्स के पास जाता है, एक फॉरेन ऑथर के पास जाता है। तो वहां पे वो टाइम लेते हैं 5 to 6 मंथ्स का, कहीं 3 मंथ्स भी लेते हैं, कहीं 8 मंथ्स भी लेते हैं। वो चेकिंग के बेस पे एक रिजल्ट आता है, हर एक रिव्यूअर के कमेंट्स होते हैं, मेजर रिवीजन भी आ सकती है और कई बार रिजेक्ट भी हो जाता है थीसिस। दैट इज वेरी डेंजरस पार्ट, किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए, सबको माइनर रिवीजन ही आए। तो मुझे भी इन पर्टिकुलर माइनर रिवीजन ही आई थी एंड बहुत अच्छी रिवीजन थी, कुछ ज्यादा मेजर कमेंट्स नहीं थे। पीएचडी फुलफिलमेंट का क्राइटेरिया क्या रहता है, अगेन आई विल से डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी। मेरी अगर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात करूँ, बेसिकली है कि 2 आपके पेपर एससीआई जर्नल में पब्लिश होने चाहिए, और उसके बाद ये है कि आपका काम पूरा अच्छे से होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के। कईयों में स्कोपस होता है, एक्चुअली मैं अगर आपको समझाऊं, स्कोपस थोड़ा लो लेवल आ जाता है, एससीआई थोड़ा हाई लेवल आ जाता है, ठीक है। कई यूनिवर्सिटीज में होता है कि स्कोपस में होने चाहिए पेपर, जर्नल्स में एक डेटाबेस होता है, कईयों में होता है एससीआई में। तो हमारे में था कि 2 एससीआई में होने चाहिए। मतलब होती जब मैंने एडमिशन लिया था तब मुझे लग रहा था कि एक पेपर भी मैं कैसे निकालूंगी, एंड जब तक मैंने पीएचडी कंप्लीट की, लाइक 4 to 5 मेरे पेपर्स पब्लिश थे इसमें। फिर उसके बाद आता है कि फी स्कॉलरशिप क्या रहता है इसका क्राइटेरिया।
तो मैं आपको बताती हूँ, जो वही यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। SMVTU की बात करूँ तो कुछ 1,30,000 थी फर्स्ट ईयर की, 1,40,000 दूसरे की थी। इसका फी मुझे एग्जैक्टली इसका नंबर नहीं याद, आप ब्राउचर पे जाके चेक कर सकते हो। स्कॉलरशिप की बात करूँ तो अगर आपका नेट और गेट एग्जाम क्वालिफाइड है तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है पर मंथ आपको 25,000 से 30,000। मैं बताऊं तो मेरे एग्जाम क्वालिफाई नहीं था, तो बट उस टाइम क्या था कि एक प्रोजेक्ट चल रहा था T-Cube नाम से, 4 इयर्स का वो प्रोजेक्ट था। जब मेरी एडमिशन हुई थी तो वो भी स्टार्ट ही हुआ था। 4 साल मेरे को 25,000 पर मंथ मिलता था, तो मैंने अपनी सारी PhD की फी वहीं से निकाली। इसलिए बेटर है कि आप कोई एग्जाम क्वालिफाई करके जाओ। पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम। आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, PhD फुल टाइम भी कर सकते हो, बट आई विल से कि प्रेफर फॉर द फुल टाइम, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बिल्कुल डिस्कार्ड कर देती हैं पार्ट टाइम PhD। कि PhD करके आप मतलब आगे क्या स्कोप है, तो बहुत सारा स्कोप है। अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप पोस्ट डॉक्टरेट कर लो, रिसर्च फील्ड में चले जाओ, या तो अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, उसके लिए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। एज अ रिसर्च साइंटिस्ट अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। अब्रॉड में भी इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। लोग बीच बीच में ये भी पूछते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हो PhD के बाद, क्योंकि आपको पता है मेरा 2-3 महीने पहले ही डिफेंस हुआ है। मैंने सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कर लूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो 1-2 जगह मेरे को ऑफर भी आ गई थी, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ पे स्केड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक रहता है, तो मैं खुद के लिए या जो चीजें मैं करती हूँ साइड बाय साइड, उसके लिए मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। मैंने तो थोड़ा साइड पे रखा हुआ है आइडिया। तो फिलहाल मैं एक IIT कंपनी है उसके साथ टाई अप में हूँ। प्रोजेक्ट्स होते हैं, मुझे वर्क फ्रॉम होम रहता है उस कंपनी का, तो इसीलिए मैं घर से ही काम करती हूँ। गाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन योर PhD? हाँ, होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं बिल्कुल बोलूँ निग्लिजिबल है। करनी आपको ही है। गाइड का मतलब गाइड ही है, इसको याद रखना। वो सिर्फ आपको एक डायरेक्शन देंगे, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये चीज ठीक नहीं है ऐसे कर लो, करनी आपको ही है। गाइड की तरफ से मोटिवेशन रहे, जैसे मेरे मैम थे तो दोनों मैम ने काफी मोटिवेट करते थे। सबसे बड़ी बात है वो बिलीव बहुत करते थे कि हाँ कर रही है, कर लेगी। ये जो मोटिवेशन एनकरेजमेंट चाहिए होता है, एक मेंटल सपोर्ट वो ज्यादा चाहिए होता है। PhD में आके आपको रियलिटी पता चल जाती है लोगों की। सही बता रही हूँ, लोग ऐसे लैपटॉप, कभी जाओगे ना किसी के कैबिन में, लैपटॉप ऐसे पड़ा होगा ना, काम कर रहे होंगे, भाई ऐसे टर्न कर देंगे। लोग पता नहीं क्यों इतना हेजिटेट करते हैं। किसी की रिसर्च कोई नहीं चुराने वाला, इसलिए यार उस टाइम बंदा ऑलरेडी स्ट्रेस में होता है, तो एक दूसरे को सपोर्ट किया करो रेदर देन कि बाहर से कुछ और रहो अंदर से कुछ और। लास्ट क्वेश्चन ये था कि कितने साल की होती है और मैंने कितने साल में की है। तो बेसिकली गाइज PhD का साल मैंने आपको वही बोला कि 4-5 तो लग ही जाते हैं। बात तो मैंने आपको बोला कि 17 में मैंने एग्जाम दिया था, इसीलिए जो मेरा रोल नंबर था वो 17 लगता था। आप लगा लो कि 18 में मेरी स्टार्ट हुई है PhD 2 में मैंने अपना थीसिस सबमिट कर दिया था, इवेल्युएशन में टाइम लगा, तो 23 में हो, क्योंकि प्रोसेस लंबा होता है कि वो एडमिन डिपार्टमेंट प्रोसेस करते करते ही 3 से 4 महीने खुद लगा देते। कुछ 4.5 से 5 साल लग गए, उसमें भी 1.5 साल जो कोविड था उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कंप्यूटर साइंस वालों को उनको GPU चाहिए होता है, तो घर पे तो मतलब अवेलेबल नहीं हो सकता। उसके बाद फिर से रीओपन हुए, फिर जाके लैब में जाके काम स्टार्ट हुआ। ये भी था मेरे को आया हुआ इंस्टाग्राम पे कि दीदी कुछ टिप्स दो इसके लिए। सबसे पहली बात है, ऐसा नहीं है कि PhD बहुत इजी है या PhD इजी है, PhD हार्ड है, इस बात से मैं डिनाई नहीं करूंगी। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो, मैं कोई 12 घंटे पढ़ाई की, 3 दिन पढ़ाई नहीं की, इसका कोई फायदा नहीं है। बी कंसिस्टेंट एंड हैव पेशेंस, क्योंकि PhD में टाइम लगता है चीजों में। पढ़ा 5 से 6 घंटे, अगले दिन भी 5 से 6 घंटे, चाहे कम पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंट रहो। 5 बजे से ऊपर नहीं बैठती थी कैबिन में। मैं देखती थी स्कॉलर्स को रात को वो 12 बजे वापस आते थे हॉस्टल में, तो मुझे फील भी होता था कि शायद मैं कम पढ़ रही हूँ या कुछ वैसा है, पर मेरा एक फिक्स था कि मुझे इससे ज्यादा नहीं बैठना है। जो आगे का टाइम था वो थोड़ा अपने लिए भी रखा होता था। पॉइंट ये है कि अपने लिए जो डेडलाइंस है वो खुद सेट करो, क्योंकि जैसे 12th के एग्जाम होते हैं, 11th के एग्जाम होते हैं, हमें पता है ये डेट है, ये डेट है, ये डेट है। इसमें कोई डेट नहीं है। आपको कितने ईयर्स लेने हैं PhD कंप्लीट करने में, वो आप पे खुद ही डिपेंड करता है। टाइम सेट करो कि मुझे इस मंथ तक इस टारगेट तक पहुंचना है, एंड रोज का भी डेडलाइन रख रही हूँ। मैं निकलती थी हॉस्टल से तो सोचती थी आज मुझे ना ये 2 टॉपिक पूरे कवर करने। तो बोलूंगी पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, बट जो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि साइड बाय साइड कोई हॉबी रखो। आपको पेंटिंग पसंद है, म्यूजिक पसंद है, कुछ आपको स्पोर्ट्स पसंद है, कुछ टाइम रख लिया, 5-6 बजे तक पढ़ लिया, उसके बाद 1 घंटा जो भी इंटरेस्ट है वो जरूर इंक्लूड करो अपनी डेली रूटीन में। एंड आपका ना ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रहता, चीजें रिलीज होती रहती। इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको दूंगी कि अपने आप को कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर ना करो। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिनके फर्स्ट ईयर में ही 2 पेपर पब्लिश हो चुके थे, ठीक है। मेरा सेकंड ईयर था, मेरा भी एक भी नहीं था। सेकंड ईयर एंडिंग में जाके मेरे पब्लिश होना स्टार्ट हुए थे पेपर, ठीक है। लेकिन जो मेरी PhD है उनसे पहले खत्म हुई है। तो डोंट कंपेयर, PhD में बिल्कुल कंपेयर मत करो कि यार उसका काम हो गया है 2 साल में, मेरा भी बिल्कुल 1% भी नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। ऐसा नहीं है। हो सकता है
आपके धड़ाधड़ एक ही साल में सारे काम हो जाए। टिप दूंगी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई क्राइटेरिया है कि पेपर पब्लिश होना चाहिए इस जर्नल में या उस जर्नल में, तो लोग क्या करते हैं कि पहले इम्प्लीमेंटेशन का काम स्टार्ट कर देते हैं कि पहले हम जो हमारा आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट कर। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि वो ना उस टाइम पे स्टार्टिंग में ना 10% ही रखो कोड करना। पेपर अगर आपके पास क्राइटेरिया है पब्लिश करने हैं तो पहले पेपर पे जोर दो कि पेपर कैसे लिखते हैं सीखो, कैसे मतलब ड्राफ्ट रहता है, सब कुछ क्या क्या चीजें कैसे डालनी होती हैं, ताकि आप पेपर पहले सबमिट कर दो जर्नल्स में, लिख के साइड बाय साइड कोडिंग करते रहो। क्योंकि पेपर वाले आजकल 8 महीने, 1 साल, 6 महीने ये मिनिमम टाइम लेते ही लेते हैं। तो अगर आप पहले कोडिंग करोगे, कोडिंग का आपका काम हो गया, आइडिया इंप्लीमेंट हो गया, पेपर पब्लिश नहीं है, फिर वहां अटक जाओगे। क्योंकि मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनका पूरा काम 2 साल में कंप्लीट था, पेपर नहीं पब्लिश हो रहे थे। ये आप सारे टिप्स फॉलो कर सकते हो, बट आप सबने पूछा था एंड अगर ऑब्वियसली मैं हेल्प कर सकती हूँ किसी की, क्योंकि मैं भी उस फेज से गुजरी हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। भी 2% भी हेल्प मिलती है तो आई विल बी मोर हैप्पी। आपकी पीएचडी को लेके सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। ऑल द बेस्ट जो पीएचडी में एडमिशन ले चुके हैं या लेने जा रहे हैं, हो जाएगा, टाइम लगेगा, बीच में चीजें आएंगी। मैं भी रोई हूँ पीएचडी के दौरान, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, लेकिन आपको खुद को चीयर खुद ही करना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक। जब आप कर लोगे मेरे को डीएम जरूर करना। पास अपनी पूरी पीएचडी डिफेंस की वीडियो भी है, अगर आप लोग चाहोगे, अगर आपको हेल्प मिलती है तो मैं सोच रही थी कि यार ये भी एक मेमोरी है, तो मैं क्यों ना यूट्यूब पे पूरी अपनी डिफेंस की वीडियोस, क्योंकि जब मैं डिफेंस देने जा रही थी मैंने भी सर्च की थी कि डिफेंस, पीएचडी डिफेंस वगैरह लोगों के देखती थी तो ऐसे डर भी लगता था, बट मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी अपना डिफेंस अपलोड करूँ। तो अगर आपको लगेगा कि करना चाहिए तो मैं कर दूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आपको पता है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। फिर मैं जा रही हूँ नीचे, तब तक के लिए खुश रहिए, करूंगी डिनर, उसके बाद सो जाऊंगी। खुश रहिए, खुश रखिए, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।